वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार पर एक क्विक नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स दबाव के साथ हैं। 83 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी 37 अंकों की गिरावट। हम एक्सपायरी से बस एक दिन पहले है और आज दबाव में निफ्टी मिड कैप में भी दबाव के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी गिरावट बढ़ती जा रही है। सुबह के मुकाबले अब 96 अंकों की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप भी आज दबाव के साथ ही फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह की ग्लोबल खबरें मिल रही हैं इनके बीच हम देख रहे हैं भारतीय बाजार भी दबाव के घेरे में आते हुए। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। गुड मॉर्निंग मयूरेश। पीएमआई के जो आंकड़े आए हैं चाइना के, वो भी बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं। भारतीय बाजार को अब शायद ज्यादा जरूरत है कि आरबीआई गवर्नर क्या करते हैं अगले हफ्ते। मॉर्निंग प्रियंका जी, बिल्कुल। आई थिंक जो ग्लोबल क्यूज हैं और जो पीएमआई डेटा आया है चाइना से, आई थिंक साफ दर्शा रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है, आई थिंक दैट इज स्टिल इन डोल्ड्रम्स। जैसे फेड के स्टेटमेंट्स भी आए थे, दे आर नॉट रियली श्योर ग्लोबल रिकवरी कैसे होगी और किस प्रोपोर्शन में होगी। तो मेरे हिसाब से क्लियरली आई थिंक आरबीआई की जो मीट है इन द कमिंग वीक, दैट कैन बी अ की ट्रिगर पॉइंट फॉर द मार्केट फ्रॉम एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। बिहार के इलेक्शंस अक्टूबर में क्या रिजल्ट लाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली हाउ द एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट कैन टेक अ मेजॉरिटी देयर, दैट इज वन एंगल टू बी सीन बाय द मार्केट्स एज वेल। लेकिन क्लियरली आई थिंक एक स्ट्रक्चरल रीरेटिंग के लिए आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स को रिवाइव होना बहुत जरूरी है, जो Q2 में हमें नहीं लगता एनी साइंस कैन बी एविडेंट। और अगर केपेक्स साइकिल और कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिले होते हैं to the first half of FY17, I think the disappointment in the markets might continue even on the domestic front. तो मुझे लगता है I think a mix of all these factors should keep the markets in check. तो 7,500 से अराउंड 8,100 की जो हम रेंज की बात कर रहे हैं, शायद रेंज में कंसोलिडेट हो, unless the global markets turn worse for any awful reason. I think the markets can correct further even from the 700 levels. But फिलहाल हमें लगता है I think markets एक रेंज में ट्रेड करेंगे and they should consolidate in this range at least from a short term perspective. ओके, सो कंसोलिडेशन का मूड नजर आ रहा है बाजारों का। निचले स्तरों से तो ऊपर जरूर उठ गए हैं बाजार, लेकिन आज के ट्रेड में अभी फिलहाल निशान पर ही कारोबार हो रहा है यहाँ पर। और सीएनबीसी आवाज आप तक लेकर आता है एक जबरदस्त मुकाबला इंडियन ट्रेडिंग लीग का। और इस मुकाबले में कौन है आगे कौन है पीछे बताएंगे हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। निचली स्तरों से हम बाजार को थोड़ा सा रिकवर होते हुए जरूर देख रहे हैं। अपने लो स्तर से तो ऊपर आ गए हैं बाजार, लेकिन अभी भी निफ्टी 7800 के उस लेवल को छू नहीं पा रहा है। निफ्टी में हम 36 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। 7775 पर निफ्टी बना हुआ है। तो वहीं सेंसेक्स में भी अभी फिलहाल 76 अंकों की गिरावट के साथ 25,575 पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप में हम अभी 36 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। 12,1618 पर मिड कैप है। बैंक निफ्टी में 48 अंकों का दबाव अभी फिलहाल बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो गिरने वाले हैं और बढ़ने वाले 550 शेयर हैं। तो 766 शेयर है जो इनके मुकाबले अभी पिट रहे हैं। और अगर निफ्टी पे नजर डालें तो बॉश, एनएमडीसी, विप्रो, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, ये कुछ काउंटर्स है जहां दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं मिड कैप स्पेस में भी दबाव है, लेकिन हाँ कल के मुकाबले दम कम होते हुए। लेकिन अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों का। मेरे साथ मनीष जुड़ गए हैं रायपुर से। नमस्ते मनीष जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास। मैडम आईडीएफसी पर एक क्वेश्चन है कि जब ये स्प्लिट होकर बैंक बनेगा तो बैंक के कितने शेयर्स आएंगे और वैल्यू क्या रहेगी इसकी बैंक की, और दूसरा मैरिको क्या इस रेट पे ले ओके, आईडीएफसी में क्या करना चाहिए और सभी लोग यही जानना चाहते हैं, क्योंकि अब बस बहुत कम दिन बचे हैं जब ये अपने नए कारोबार में कदम रखेगा। यहाँ मयूरेश सर, आईडीएफसी में क्या करने की आप यहाँ पर सलाह देंगे जब ये इस तरह से स्प्लिट होगा, तो क्या मिलेगा एक निवेशक को इसमें, ये समझाइए। और मैरिको क्या इसमें एंट्री करना सही रहेगा।
प्रियंका जी, क्लियरली आई थिंक आईडीएफसी की जैसे डीमर्जर होगी और जैसे बैंक लिस्टिंग होगी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एक स्ट्रक्चरल व्यू लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर हम देखते हैं फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और पहले 1 से 1.5 साल की बैंक का बात करूँ, बैंक फॉर्मेशन काफ़ी रेगुलेटरी फॉर्मुलेशंस करने पड़ते हैं, SLR होता है, CRR रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लो इन्वेस्टमेंट यील्ड्स हैं इनके इन्वेस्टमेंट बुक की आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ बैंक, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इनको आई थिंक थोड़ा फोकस देना पड़ेगा बिकॉज दैट इज मैंडेटेड बाय RBI, और CRR रिक्वायरमेंट्स अगर हम बॉन्ड डील्स की बात करें तो 8% के आसपास होगी। तो मद्देनजर रखते हुए ऑल दीज फैक्टर्स मुझे लगता है आई थिंक देयर विल बी अ स्लो एंड ग्रेजुअल बिल्टअप ऑफ देयर कासा बुक, उनकी डिपॉजिट एक्रीशन भी आई थिंक विल टेक सम टाइम। और एक सिंपल कंपैरिजन करें जैसे येस बैंक फॉर्म हुआ था, इट टुक देम क्वाइट अ वाइल टू रीच दैट 21-22% कासा जो उनका भी एग्जिस्टिंग रेशियो है। डिपॉजिट ग्रोने को टाइम लगती है बिकॉज आई थिंक दे हैव टू अक्यूमुलेट ऑन अ लार्जर स्केल। क्लियरली आई थिंक इनकी जो होलसेल बैंकिंग ऑपरेशंस है, कॉर्पोरेट्स के साथ इनका टाई अप है, तो कासा में से जो होता है आई थिंक दैट विल हैव फर्दर एक्रीशन इन द इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। रिटर्न रेशियोज पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि आई थिंक बैंक फॉर्मुलेशन जैसे मैं कहा यील्ड्स पे इंपैक्ट आता है, जो निम्स ये एंजॉय करते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक दोज निम्स विल गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। तो मुझे लगता है रिटर्न रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ROE एक्सपेंडिंग टू 13-14% विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years। सिमिलरली आई थिंक ROA थोड़ा कंप्रेस्ड हो सकता है। इनकी जो एक्सपोजर है एसेट्स की तरफ स्पेसिफिकली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, क्योंकि इनकी कोर लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी और टेलीकॉम की तरफ थी, दैट विल स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट गेटिंग डाउन वंस रिटेल बुक स्टार्ट्स ग्रोइंग, बट यू हैव टू गिव टाइम, क्योंकि 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इट विल क्लियरली अंडर परफॉर्म बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेगुलेटरी कंसर्न, बट 3 से 5 साल का अगर व्यू हो तो आई थिंक इट स्टिल रिमेन्स अ वेरी गुड पिक ऑन डिक्लाइंस। जहाँ तक मैरिको का सवाल है, आई थिंक कोर बिजनेसेस आर डूइंग क्वाइट ओके, और द ओनली फैक्टर दैट प्रॉब्ली रिमेन्स एज अ हिंड्रेंट वुड बी पॉसिबली द वैल्यूएशंस। और अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखते हैं तो आई थिंक वैल्यूएशंस आर स्टिल अपीयरिंग कॉम्पेलिंग एंड वेरी वेरी रिच। तो आई स्टिल वेट फॉर मैरिको एटलीस्ट 10-15% करेक्शन। हालांकि आई थिंक काफी FMCG स्टॉक्स एटलीस्ट इन दिस क्वार्टर विल रिफ्लेक्ट हायर ग्रॉस मार्जिन्स, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो करेक्शन आई है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। हाउएवर आई थिंक ऑन बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस मुझे लगता है यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 10-15% डिप बिफोर यू एंटर मैरिको। तो क्लियरली आई थिंक IDFC का अगर 3 से 5 साल का व्यू हो तो डिक्लाइंस पे ले सकते हैं, मैरिको यू हैव टू वेट फॉर करेक्शंस बिफोर यू एंटर द स्टॉक। ओके, सो मैरिको में भी 3 से 5 साल का एक व्यू रखने के लिए यहाँ पर मयूरेश आपको सलाह दे रहे हैं, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। अर्जुन खड़े मेरे साथ जुड़ रहे हैं पनवेल से। नमस्ते अर्जुन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम गुड मॉर्निंग। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मेरे पास 200 शेयर है कैनरा बैंक के 310 के रेट में जी, और अरविंद फर्मा 300 शेयर से 762 रुपए, 762 रुपीज। मैं क्या यहाँ से निकल जाओ क्या, 1 बरस के लिए अवधि के रुको? ओके, 1 साल आपका नजरिया है, लेकिन फिलहाल दोनों में ही नुकसान पर बैठे हुए अर्जुन जी, इसलिए ये पूछ रहे हैं क्या निकल जाए। कृणाल, कैनरा बैंक और अरविंदो फार्मा आपको चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं, क्या सलाह देंगे यहाँ अर्जुन खड़े को आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि कैनरा बैंक के अंदर से तो टेम्पररी एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, इफ नॉट इन लॉन्ग टर्म एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा और प्रेशर ये काउंटर जरूर दिखा सकता है। और मैं समझता हूँ कि नीचे में बहुत ही इजीली 250 के नीचे काउंटर ट्रेड कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं समझता हूँ कि कैनरा बैंक काफ़ी वीक है और आपकी प्राइस से भी काफ़ी काउंटर करेक्ट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस करके काउंटर के अंदर से निकल जाइए। हाउएवर ऑरो फार्मा जो आपने दूसरा स्टॉक जो पसंद किया है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मैं समझता हूं कि वापस ये काउंटर आपकी बाइंग प्राइस जो है उससे ऊपर जा सकता है, और ऊपर में मैं समझता हूं कि 800 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर है। तो वो लेवल के आसपास यदि ऑरो फार्मा आता है तो वहां पे आप काउंटर को बुक करें, अभी फिलहाल जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ कि काफी हायर लेवल से ये काउंटर दिखा सकता है, तो ऑरो फार्मा में आप जरूर रुक सकते हैं। कैनरा बैंक मैं समझता हूँ कि निकल जाना चाहिए। वक्त हो गया है ब्रेक का यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका सीधा हैं आपके सवालों का। लोकेश मेरे साथ जुड़ गए रतलाम से। नमस्ते लोकेश, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास 200 का कोल इंडिया शेयर है, 500 शेयर।
ओके जी। तो और आपका नजरिया कैसा था? अभी आपको 122 रुपए का मुनाफा हो रहा है, जब बाजार इतने खराब वक्त से गुजर रहा है तब भी आपकी जो खरीद का भाव है बहुत अच्छा रहा है, इसके लिए आपको मुबारक देना चाहते हैं लोकेश। और आगे आप क्या चाहते हैं, निकलना चाह रहे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं? नहीं मैम, इसमें मैं 1 साल के लिए और रुक सकता हूँ। ओके बढ़िया है। तो लोकेश जी बैठे हुए हैं कोल इंडिया में 122 रुपए 5 पैसे के मुनाफे पर। मयूरेश, यहां से आप कोल इंडिया को कहां जाते हुए देख रहे हैं? लोकेश जी का नजरिया 1 साल का है। तो एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव देखिए प्रियंका जी, तो अगले 3 से 5 साल में जैसे मिनिस्ट्री प्लान कर रही है फॉर 12-13% प्रोडक्शन ग्रोथ, वी आर एस्टिमेटिंग ओनली 8-8.5% प्रोडक्शन ग्रोथ फ्रॉम द करंट लेवल्स। FY17 की अगर मैं बात करूँ इमीडिएटली तो 575 MT की एक अनुमान हम लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोर प्रोडक्शन नंबर्स को कम थ्रू। और जो क्वार्टर के रिजल्ट हमने देखे उसमें हमने देखा है कि जो ई ऑक्शन वॉल्यूम्स थे उसने आई थिंक वॉल्यूम पे सरप्राइज किया। हालांकि ब्लेंडेड रियलाइजेशन 1465 रुपए पे थोड़े निराशजनक थे। हावेवर आई थिंक कोल इंडिया की जो प्राइसिंग है इट इज स्टिल lower than the imported pricing of coal prices, which have actually corrected very sharply. तो मुझे लगता है I think as the production numbers start inching up slowly and steadily over the next few years, जैसे इनका रेल evacuation projects successfully garner होता है और 3 projects जो अटके हुए हैं that probably comes on steam, that is going to have a huge amount of impact. Third party contracting सोच रही है, fall in diesel prices are going to offset the pressure on margins. तो मुझे लगता है I think on SOTP basis 8 times पे EBIT तक पे हम वैल्यू करते हैं कोल इंडिया का FY17 नंबर्स पे, और क्लियरली हमें लगता है आई थिंक करंट वैल्यूएशन इज वेरी अट्रैक्टिव। इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है, तो आई थिंक क्लियर रिकमेंडेशन टू होल्ड द स्टॉक। आवर टारगेट स्टैंड्स एट 400 रुपीज ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 months। और अब आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं देवली से। आशीष जी स्वागत है सौदा आपका, मैं पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम, मैंने एनडीएल के शेयर खरीदे थे 101 के भाव में 500 शेयर। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी रखना चाहता हूँ तो क्या भाव जाएगा? ओके नंदन डेनिम के 500 शेयर 101 रुपए इनकी खरीद का भाव है। 71 रुपए का नुकसान यहाँ जरूर आशीष को हो रहा है। कृणाल, नंदन डेनिम 1 साल का नजरिया रखते हैं यहाँ पर आशीष जी, फिलहाल नुकसान हो रहा है, क्या सलाह देंगे सर? 101 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। वेल मैं समझता हूँ कि एक बार काउंटर के अंदर से निकल जाना चाहिए। जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा अपसाइड ये काउंटर इवन फ्रॉम करंट लेवल दिखा सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि काउंटर के अंदर से निकल जाइए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंतजार ना करें। ओके सो इससे निकलने की सलाह फिलहाल यहाँ पर दे रहे हैं आपको कृणाल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश दिल्ली पर फोकस में हमारे साथ जुड़ेंगे DLF के ग्रुप ED राजीव तलवार। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ रंजीत सिंह जुड़ गए हैं। जानते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्ते रंजीत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास एक्सिस बैंक और सन फार्मा के 2 शेयर थे। हाँ मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन मुझे ये बताएंगे मैम ये नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? मुझे और इसमें एवरेज करना है, तो मैं कौन से प्राइस पे इन्हें एवरेज करूँ दोनों शेयर को? ओके एक्सिस बैंक सन फार्मा दोनों में ही फिलहाल नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक्सिस बैंक में भी नुकसान है, सन फार्मा में भी 172 रुपए का नुकसान यहाँ उठा रहे हैं रंजीत। मयूरेश, एक्सिस बैंक और सन फार्मा नजरिया तो इनके लंबी अवधि का, लेकिन ये एवरेज भी करना चाह रहे हैं, कैसे लगते हैं ये दोनों आपको? जी आई थिंक दोनों शेयर्स हमारे बाय लिस्ट पे हैं और अच्छे ही लगते हैं। वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश। एक्सिस का जहाँ तक सवाल है, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन रेशियोज है 12.1%। इनका अगर रिटेल बुक अगर हम देखें दैट इज ग्रोन ह्यूमंगसली एट 40% ऑफ द ओवरऑल एडवांस साइज। अच्छे खासे सिक्योर्ड है इनका रिटेल एडवांस बुक इज वेल। और जैसे हम एसेट क्वालिटी देख रहे हैं, आई थिंक एसेट क्वालिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टर्न फॉर द वर्स। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है कि निम्स को स्टेबल रखेंगे, एसेट क्वालिटी शुड गेट मेंटेन्ड, और क्रेडिट कॉस्ट्स की जो वर्किंग है 80 बिप्स की, दैट प्रॉब्ली टेक्स केयर ऑफ द प्रोविजनिंग नॉर्म्स इवन फर्दर। जो सिक्लिकल प्रोविजनिंग की है दैट ऑल्सो बेनिफिट्स। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ द स्टॉक करेक्ट्स अलॉन्ग विद द मार्केट्स अराउंड 4-5%, एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है एक्सिस बैंक के लिए।
प्लीज़ होल्ड ऑन करें। आई थिंक यू आर होल्डिंग ऑन टू अ वेरी क्वालिटेटिव स्टॉक। जहाँ तक सन फार्मा का सवाल आया, जो रैन बैक्सी को लेके इश्यूज थे, आई थिंक फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ FY16 विल गेट प्लेड आउट ऑन द बैलेंस शीट। इनके हलोर प्लांट का रेजोल्यूशन कैसे आते हैं, दैट विल बी ऑल्सो की टर्न अराउंड एंड पर्टिनेंट पॉइंट। बट लार्जली आई थिंक मार्केट्स ने फैक्टर कर दिया कि FY16 की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी थोड़ी टेपिड होगी बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशूज। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम FY17 से अर्निंग्स नॉर्मलाइज होने चालू हो जाएंगे। मार्जिन एक्सपेंशन probably will start happening from the second half of FY17. जितने इनके AND applications है, that is also good. So I think hold on to Sun Pharma. Again, I think another 4-5% correction becomes a very good entry. और इसी के साथ मयूरेश, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? प्रियंका जी, जो भी स्टॉक्स में चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए। धन्यवाद आपका हमारे वक्त निकालने के लिए। मयूरेश जोशी हमारे साथ थे, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वक्त हो गया यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन मेरे साथ कृणाल दायमा बने हुए हैं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम कृणाल के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। स्टॉक्स फटाफट का, मेरे साथ कृणाल दायमा बने हुए हैं फटाफट आपको जवाब देने के लिए। मानस ठक्कर का पहला सवाल राजकोट से जानना चाहते हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया में क्या करें? 500 शेयर है, 380 के भाव पर खरीदा था ग्रैन्यूल्स इंडिया। कृणाल, पहला सवाल। वेल मानस जी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड काउंटर दिखा सकता है। सो डेफिनेटली स्टॉक इज होल्ड, बिल्कुल बने रह सकते हैं। आसिफ पठान के पास है पेनार इंडस्ट्रीज के 750 शेयर, 53 रुपए 50 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। वेल मैं समझता हूं कि काफ़ी क्रूशियल लेवल के आसपास स्टॉक आ चुका है, तो अभी भी मैं समझता हूं कि कुछ होप्स बची है कि यहां से रिवर्सल काउंटर दिखा सके। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 43 रुपीज़ का लगा दीजिए और वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। यदि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप काउंटर के अंदर से निकल जाइए। बीडी कश्यप जानना चाहते हैं टाटा स्पॉन्ज के बारे में, 500 शेयर 878 रुपए में खरीदारी की थी। वेल अभी भी ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बेरिश है काउंटर के लिए, और मैं समझता हूं कि इवन फ्रॉम करंट लेवल करीब 15 से 20% तक का करेक्शन काउंटर बहुत इजीली विटनेस कर सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि काउंटर के अंदर से निकल जाइए, और दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पे बाकी अन्य जो निवेशक है वो भी बॉटम फिशिंग करे काउंटर के अंदर। अश्विन लोहा जानना चाहते हैं मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में, 200 शेयर हैं, 38 रुपए के भाव पर खरीदारी की थी। अश्विन जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे मुनाफे पे आप बैठे हुए हो। मैं समझता हूँ कि अभी भी मुनाफा राइड करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन इंटैक्ट है। मेरी सलाह रहेगी बने रहे आप। चेन्नई के श्रीनिवास शेट्टी के पास स्पार्क के 400 शेयर 160 रुपए में खरीदा था। श्रीनिवास जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा मुनाफा आप भी राइड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी आपको मुनाफा राइड करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि टाइम वाइज करेक्शन शायद थोड़ा देखने को मिल सकता है, बट प्राइस वाइज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। गाजियाबाद के कुंज बिहारी जानना चाहते हैं ओरिएंट पेपर में क्या हुआ अगला कदम? 100 शेयर 35 रुपए में खरीदा था। मैं समझता हूं कि किसी और अन्य मोमेंटम काउंटर के अंदर आपको स्विच कर लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा शायद गिरावट देखने को मिले, बट अपसाइड भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लिमिटेड होगी काउंटर के अंदर। तो मैं समझता हूं कि किसी अन्य काउंटर में स्विच करना ज़्यादा फायदेमंद रणनीति होगी। मंगल सिंह के पास है अदानी पावर के 610 शेयर 51 रुपए 70 पैसे में खरीदारी की थी। मंगल जी निकल जाइए, अभी भी मैं समझता हूं कि काउंटर इवन फ्रॉम करंट लेवल काफ़ी और ज़्यादा विटनेस कर सकते हैं मंदी। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि निकल जाइए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होप्स नहीं है कि काउंटर एक टर्न अराउंड दिखाए। नौशाद जी जानना चाहते हैं हिंडाल्को के बारे में, 100 शेयर 161 रुपए 60 पैसे के भाव पर खरीदा था। वेल आई थिंक उन्हें अच्छा खासा एक नुकसान ज़रूर हो रहा है, पर अभी भी मैं समझता हूं कि निकल जाना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल से भी अच्छी खासी मंदी काउंटर और विटनेस कर सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि निकल जाइए, बहुत ज़्यादा रुके ना रहे यहाँ पे। अगला स्टॉक एमटेक ऑटो का, मिलन कुमार के पास है 50 शेयर 220 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है सर। वेल अच्छी खासी मंदी काउंटर ने पिछले 2-3 महीनों में ही विटनेस की है। आई थिंक 75% जैसा करेक्शन ऑलरेडी काउंटर विटनेस कर चुका है, और जो भी क्लाइंट्स ऊपर फंसे हुए हैं मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो निकलने की चेष्टा करेंगे जैसे ही काउंटर बढ़ता है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। जो भी एक पुल बैक देखने को मिले उसमें आप निकलने की चेष्टा करें।
धन्यवाद कृणाल। स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त हमारे पास था। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर, कई शेयर्स पर चर्चा हुई आपके साथ? काफ़ी स्टॉक्स के ऊपर चर्चा हुई। हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स का उन स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट हो, हालांकि पर्सनली मेरी किसी भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है। तो कृणाल दायमा हमारे साथ थे, आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। और इसी के साथ सौदा आपका में मेरे साथ भी इतना ही। मुझे भी यही इजाजत दीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार के ताजा अपडेट के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।